हेलो बच्चों, तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास 9th की एक चैप्टर को लेके, जिस चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो वीडियोस को हम इस लेक्चर को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक जैसे कि लिखा हुआ है, दैट इज़ अ फूड। फूड होता क्या है? तो जिसे अगर हम बात करें तो कहता है फूड हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं क्या? नहीं। तो कहता है फूड रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज ईटेन बाय मैन एंड विच गिव्स एनर्जी। कहता है फूड उन्हीं को बोल सकते हैं जो आदमियों के द्वारा खाया जाता हो और जो क्या देता हो, एनर्जी देता हो, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? फूड बोल सकते हैं। तो फूड कुछ भी नहीं हो सकता, फूड बस वही हो सकते हैं जो हम लोग खा सकते हो और वो हमें क्या देती हो? एनर्जी देती हो। अच्छा एक बात बताइए, प्लास्टिक को फूड क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि प्लास्टिक भले ही हम खा लें लेकिन वो हमें एनर्जी नहीं देगा, इसलिए प्लास्टिक जो होंगे वो हमारे लिए फूड नहीं हो सकते हैं। अब देखिए जो चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड मतलब जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, उसमें हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। तो कह रहा है कि द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉपिंग यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज। कहता है जो मेजर जो ग्रुप्स होते हैं क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक्टिविटीज़ में, टोटल कितने होते हैं? उनको 3 तरह से बांटा गया है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप वेराइटी, दूसरा बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। टोटल 3 तरह के प्रोसेस होते हैं जिसमें हम लोग जनरली 3 एक्टिविटीज़ को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं ताकि क्रॉप्स के यील्ड में, क्रॉप्स के उपज में क्या हो सके? इम्प्रूवमेंट ला सके। तो पहला क्या था? क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, यानी कैसे हम लोग क्रॉप के वेराइटी में इंप्रूवमेंट करेंगे। दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, जो क्रॉप्स है, जो फसल है, उसके उत्पादन में हम कैसे इंप्रूवमेंट लाएंगे। और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप के लिए मान लीजिए है उसमें कीड़ा वीरा लग जाता है तो उसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो ये 3 टॉपिक ही हमारे आगे के चैप्टर्स के टॉपिक को डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे पहला देखिए मैंने यहाँ टॉपिक डाला है, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स। ये इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ ताकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। देखिए जो अगर सबसे पहले बात करें, जो पहला है दैट इज अ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ को हम लोग रेनी या मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। उसके बाद रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स, कोल्ड क्रॉप्स भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लास्ट जैद क्रॉप, या इसी को हम लोग बोलते हैं समर क्रॉप। तो ये 3 है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि द क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन, ग्रो इन मानसून सीजन इज नोन एज आपके खरीफ क्रॉप्स। तो वैसा क्रॉप्स जो मानसून सीजन में ग्रो किए जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे खरीफ क्रॉप्स। इसी को हम लोग रेनी या मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। वही अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो विंटर में ग्रो किए जाएंगे उनको हम बोलेंगे विंटर क्रॉप्स। और एक ट्रिक याद रखिए, मैं यहीं आपको दे रहा हूँ। देखिए विंटर के लास्ट में क्या आता है? आर। और रबी क्या से स्टार्ट होती है? आर। तो दोनों आर से है, तो याद रखिएगा रबी मतलब विंटर। ये यहाँ से एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, थर्ड है क्रॉप्स ग्रो इन समर। जो क्रॉप्स समर में ग्रो होते हैं उसको हम लोग जैद क्रॉप्स बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है वो है आपका नंबर 2 क्या कह रहा है? दे आर सोन बिफोर मानसून। कहता है इसको मानसून से पहले उगा लिया जाता है एंड हार्वेस्टेड इन द ऑफ द मानसून। और मानसून के लास्ट से क्या कर दिया जाता है? काट लिया जाता है। उसका देखिए रबी क्रॉप्स में कह रहा है दे आर सोन बिफोर रिटेनिंग मानसून। इसको मानसून जब आने वाला होता है ना, जब मानसून मान लीजिए तब रिटेनिंग मतलब ख़त्म के किनारे पर होता है, तब इनको लगाने की कोशिश की जाती है ना। और हार्वेस्ट किया जाता है कब? समर आने से पहले इसको काट लिया जाता है। अगर हम जैद क्रॉप्स की बात करें तो कह रहा है दे आर सोन एंड हार्वेस्टेड इन समर। इनको गर्मी में ही उगाया जाता है और गर्मी में ही काट लिया जाता है। इसके लिए कोई पार्टिकुलर ये नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करें तो देखिए थर्ड नंबर कह रहा है पीरियड। कह रहा पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ फ्रॉम जून टू अक्टूबर। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे इजी से। कह रहा अगर इसकी हम बात करें पीरियड की तो ये ग्रोथ करता है कब से कब? जून से अक्टूबर नवंबर के बीच में, है ना। लेकिन रबी क्रॉप्स की बात करें तो दे आर ग्रोथ इन द फ्रॉम ऑफ अक्टूबर टू मार्च। ये जो होते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। लेकिन वही अगर जैद क्रॉप्स की बात करें तो ये जो ग्रोथ करते हैं इस फ्रॉम मार्च टू जून, यानी मार्च से लेकर जून के ही बीच में क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं।
तो यहाँ समझने की चीज़ है कि टोटल 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। 3 में आपके कौन कौन, रबी, खरीफ और जैद। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3, तो नंबर 3 देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर 4 कि दे रिक्वायर वार्म वेट वेदर एट अ मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप होते हैं, जो क्रॉप होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए कम से जो मौसम होनी चाहिए वो खरीफ क्रॉप्स के लिए कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। वेट मतलब मौसम में आर्द्रता होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। वही अगर रबी क्रॉप्स की हम बात करें तो क्रॉप्स ग्रो इन वेल इन कोल्ड एंड अ ड्राई सीजन। ये आपको कब, ठंडे और ड्राई सीजन में जनरली ये क्रॉप्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, दे रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर फ्रॉम वेदर ग्रोथ फ्रॉम क्रॉप्स। अब कहता है इसको कैसा चाहिए, वार्म। वार्म समझते हैं, गर्म। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें नंबर 5, तो नंबर 5 क्या करें एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं कॉटन हो सकते हैं, राइस हो सकते हैं, ज्वार हो सकते हैं, बाजरा हो सकते हैं। लेकिन अगर रबी क्रॉप्स की बात करें तो आपके वेट हो सकते हैं, ग्राम हो सकते हैं, सनफ्लावर हो सकते हैं। ठीक है, और वही जैद क्रॉप्स की बात करें तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ग्राउंडनट हो गया, वाटर लेमन हो गया, पम्पकिन हो गया और गार्ड जिसको बोलते हैं ये चीज़ हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो टोटल 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। ये 3 क्रॉप्स है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको एग्जाम्स के व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि दिस अप्रोच फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट गिव्स अ गुड यील्ड। इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में वैसे क्रॉप्स को खोजते हैं, खोज कर निकालते हैं जो कि जिनकी क्वालिटी कैसी हो, गुड हो, है ना, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। हमारा अप्रोच यही होता है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में। अब कह रहे हैं वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाय वेरियस यूजफुल प्रैक्टिसेस। अब जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग बहुत मतलब वेरियस मतलब अनेक प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं, उसके अनुसार उसको हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। जैसे में डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, मतलब जो बीमारी से लड़ सके, फर्टिलाइज़र देने पे वो क्या कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके, प्रोडक्ट क्वालिटी, और लास्ट है हाई यील्ड। हाई यील्ड समझते हो, उच्च जो किस्म की बोलते हैं वो हाई यील्ड का मतलब ये हुआ। तो कहता है कि अच्छी क्रॉप्स हो सकते हैं ना जिनमें ये 3 क्वालिटी हो, ये 3 खूबियाँ हो। क्या क्या होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए और हाई यील्ड होनी चाहिए। अब कह रहा नेक्स्ट, कहता वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू वेराइटीज बाय हाइब्रिडाइजेशन। कहता एक और भी तरीका है कि हम लोग क्रॉप्स में अपने उस अनुसार कह सकते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं, उसको हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूव ला सकते हैं। जिसका एक तरीका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। अगर कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है और ये दोनों प्लांट क्या है, जेनेटिकली, समझ रहे हो, जेनेटिकली मतलब समझो, एक उजला वाला गोभी आता है, देखे होगे, एक ब्रोकली आता है, तो दोनों जेनेटिकली अलग अलग है ना, अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही में, इसको क्या करें, दोनों से क्रॉस करा देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा, उस जब 2 तरह के सिमिलर डिसिमिलर क्रॉप को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट को आपस में क्रॉस किया जाता है, उसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है दिस क्रॉसिंग में बी, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला पॉइंट है इसको याद रखिएगा। जो पहला है जैसे बोल रहा है कि इंटर वेराइटल, क्या बोल रहा है, इंटर वेराइटल मतलब बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़। अगर 2 डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच अगर मान लीजिए क्रॉसिंग हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर वेराइटल। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 क्या बोल रहा है, इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब जब 2 डिफरेंट स्पीसीज और सेम जेनस के बीच, डिफरेंट स्पीसीज होना चाहिए और सेम जेनस होना चाहिए। मतलब
मतलब कहने का मतलब हुआ कि दो होने चाहिए डिफरेंट स्पीसीज। जैसे उजला वाला गोभी आपने देखा है, ब्रोकली देखा है, दोनों गोभी के ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो उसके जेनस सेम हो सकते हैं बट उनकी वैरायटी क्या है, डिफरेंट है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक, याद रखिएगा। और लास्ट जो तीसरा है दैट इज अ इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक क्या कहता है, इसको समझिए। इंटरजेनेरिक कहता है बिटवीन डिफरेंट जेनेरा। अगर दो डिफरेंट जेनेरा के बीच अगर बात हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेनेरिक। ठीक है, डिफरेंट ही होना चाहिए, दोनों में किसी तरह का मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। अगर उनके बीच अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, बताइए, इंटरजेनेरिक। जैसे मैं गाजल को मूरी के साथ अगर क्रॉस करा देंगे, अगर आपको अगर कुछ मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका इंटरजेनेरिक है। तो ये 3 पॉइंट है, मस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इंटर वेराइटियल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप्स इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। एक और मेथड होता है कि आप क्या कीजिए, क्रॉप्स की जो जीन है आप उसको इंट्रोड्यूस करा दीजिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्रॉप्स है, सपोज कीजिए ये आपका क्रॉप्स है, एक क्रॉप्स है और ये दूसरा क्रॉप्स है। तो अब इस क्रॉप्स के जो जीन होते हैं उस जीन को बाहर निकाल लेंगे और इस क्रॉप्स के जीन को भी क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और दोनों जीन को मिलाकर एक नया क्रॉप्स बनाएंगे। तो ये जो क्रॉप्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बताइए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो आज के डेट में जो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादातर इसी क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि सब डिफरेंट जितने भी क्रॉप्स हैं उसको, उसके जीन को निकाल कर उसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स। अब कहता है कल्टीवेशन प्रैक्टिस, क्या बोल रहा है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस आर रिलेटेड टू द वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ वाटर। कहता है जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है वो किससे रिलेट करता है, वेदर से। वेदर मतलब मौसम, सॉइल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर कितना वहाँ पर मौजूद है। कल्टीवेशन प्रैक्टिस इस चीज़ों पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को रिलेट करता है। ठीक है, तो यानी कल्टीवेशन वहाँ बहुत अच्छा हो सकता है, खेती बाड़ी वहाँ बहुत अच्छा हो सकता है जहाँ पर सॉइल अच्छी है, जहाँ का मौसम बढ़िया है और जहाँ पर पानी की उपलब्धता बोल सकते हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। तो बच्चों याद रखिएगा, इस केस में कल्टीवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा था फैक्टर विच इंप्रूवमेंट इज डन आर। अब कौन से फैक्टर हैं जो हमें क्या करने चाहिए, चीज़ों को इंप्रूव करता है, जो इंप्रूवमेंट करता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो चीज़ों को, मतलब जो हमारे जो कह सकते हैं जो क्रॉप्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। देखिए, तो पहला बोला जिसको हम बोलते हैं हायर यील्ड। हायर यील्ड मतलब टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स पर एकड़। हायर यील्ड का मतलब होता है उच्च नस्ल की जो होती हैं, है ना, जिसमें अगर थोड़ा सा लगाओगे तो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए एक सपोज करते हैं एक आलू है, एक नॉर्मल आलू, एक हाई यील्ड आलू है। तो नॉर्मल आलू से अगर पेड़ में लगाओगे आप मिट्टी में तो उससे हो सकते हैं 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम आलू बनेंगे। लेकिन वही अगर हायर यील्ड अगर आलू हैं तो कह मतलब है कि उस एक आलू से एक छोटे से एरिया में आपको 1 केजी तक आलू मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब हायर यील्ड जो होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है पर क्रॉप्स की, और पर एकड़ में जो क्षमता होती है उसको ना ग्रो करने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा कह रहा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी कैसा करता है, इम्प्रूव करता है। अब इसका मतलब क्या समझिए, कहता है क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप्स। जो क्वालिटी होते हैं क्रॉप्स के, वो कहता है कि क्रॉप टू क्रॉप क्या करते हैं, वैरी करते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है कि बायोटिक एंड अबायोटिक रेसिस्टेंस। बायोटिक और अबायोटिक रेसिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए कहता है क्रॉप्स कैन गो डाउन। क्रॉप्स जो होते हैं वो गो डाउन मतलब नीचे जा सकते हैं ड्यू टू बायोटिक रीजन। बायोटिक रीजन का मतलब क्या हुआ, जैसे में डिजीजेस हो गए, इंसेक्ट हो गए और क्या नेमाटोड्स, ये सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, बताइए, इन सब ऐसे कारण हैं इनके वजह से क्रॉप्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन क्या करता है, गो डाउन मतलब नीचे जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके बायोटिक जो रेसिस्टेंस है वो भी एक ऐसा कारण है जो अगर मान लीजिए अगर क्रॉप्स में अगर हो जाएंगे तो क्रॉप्स जो होंगे उनकी प्रोडक्शन नीचे चली जाएगी। और अबायोटिक का मतलब क्या होता है, जैसे में ड्राउट मतलब सुखाड़, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट कोल्ड, फॉरेस्ट, समझे, ठंड बहुत है, गर्म बहुत है ना, ओले बरस रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट सिचुएशंस में अगर इस तरह के अगर क्रॉप्स होंगे तो वो क्या करते हैं, उनकी जो उपज होती है वो नीचे डाउन कर जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई क्रॉप है, अगर आप उसमें बायोटिक और अबायोटिक रेसिस्टेंस उसमें अगर
अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं क्रॉप्स कैसे भी सिचुएशन होंगे तो उसमें बच्चों ग्रो कर जाएंगे। तो ये 3 चीज़ होते हैं जो फैक्टर हैं जो क्रॉप्स में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये होना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो चीज़ें फिर क्रॉप्स जो होंगी वो बहुत ईजिली अच्छे से ग्रो करेंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। अब देखिए ये भी आपके उसी के टाइप हैं, कौन कौन से जो मैं बोला ना, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कौन कौन से फैक्टर है, तो उसी के एक ये भी एक फैक्टर है कि चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी क्या होना चाहिए, उसमें ये चेंज होना चाहिए। जैसे कहता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन जो क्रॉप्स होते हैं अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड क्रॉप्स इन अ ईयर। अगर मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन अगर प्लांट होंगे, मतलब अगर एक प्लांट को अभी लगाइए और 2-3 महीने में कंप्लीटली ग्रो कर जाता है, तो इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो किसान होंगे वो एक साल में पता चलेगा 2 से 3 से 4 क्रॉप्स उगा लेंगे। तो ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब आप मतलब क्रॉप्स को कहीं भी लगाइए आप, है ना। इंडिया में अगर मान लें आप हैं तो इंडिया किसी भी कोने में लगाइए, वो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा। तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। इसका देखिए मतलब क्या है, कह रहा वाइडर adaptability will help in stabilizing the crops production under different environmental condition। अगर मान लीजिए अगर environmental condition अगर अलग अलग है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर अलग अलग है, जैसे आप जम्मू कश्मीर में किसी क्रॉप्स को उगा रहे हो और किसी क्रॉप्स को आप बिहार में पटना में उगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोनों में इन्वायरमेंट में भी अंतर है। तो अब इस हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं कि इस यहाँ पर जो भी क्रॉप्स लगाए जाए वो कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो कश्मीर में भी टिक जाए और हम पटना में लगाएं तो पटना में भी टिक जाए। तो इसलिए कहा जाता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह रहा है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है, जरा से इसको समझते हैं। कह रहा है कि टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचेस आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ फॉडर क्रॉप्स। टॉलनेस मतलब लंबा हुआ, और आपको कह रहा है प्रोफ्यूज मतलब बहुत सारे ब्रांचेस। जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब बोलोगे सर ये फॉडर क्रॉप्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फॉडर क्रॉप्स वो होते हैं जो कि भैंस जानवर ये सब खाते हैं, दिखना बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब कहता है ड्रॉफनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स। सीरियल्स में क्या होना चाहिए, ड्रॉफनेस। जैसे मैं मान लीजिए दाल वाल का जो पेड़ होता है उसमें कैसे होने चाहिए, ड्रॉफनेस होने चाहिए। अब ड्रॉफनेस क्यों होनी चाहिए, अगर मान लीजिए दाल का पेड़ है, सपोज सीरियल्स चने के पेड़ है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसमें जो होने वाला जो चना होगा वो कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। उसमें होने वाले चने जो बहुत ख़राब क्वालिटी के हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए उसमें, है ना। इससे क्या होगा कि दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय दिस क्रॉप्स। इसमें क्या होंगे, जो आपके क्रॉप्स होंगे वो अर्थ से लेस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करता है चीज़ों को, क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो ये सब चीज़ आपको देखना होगा। नेक्स्ट कर रहा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, तो देखिए बड़ा अच्छा एक लाइन लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। अब कहता है प्रोडक्शन मतलब समझिएगा, कह रहा है कि प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ये बताता है कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन होना चाहिए, लागत नहीं लगनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए या हाई कॉस्ट हो सकती है। तो इसी 3 तरह के ना हमारे प्रोडक्शन हो सकते हैं। हाँ, या तो पैसा नहीं लगा होगा, या तो कम लगा होगा, या तो बहुत ज़्यादा लगा होगा। तो कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन ये 3 चीज़ मायने रखता है। देखिए जो सबसे पहला इसमें है दैट इज़ अ न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, क्या है, तो चलिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहला है दैट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या कहता है कि दिस इंक्लूड दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहता है ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं, है ना, काहे के लिए भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। कहता है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अ माइनर न्यूट्रिएंट्स। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स। एंड देयर डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो जाए इन द सॉइल लीड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप। अगर मिट्टी में अगर इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाएगी तो वो कारण किसका बन जाता है, मल न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप। यानी क्रॉप जो होंगे वो एकदम अस्वस्थ हो जाएंगे, समझ रहे हो। अगर फसल होंगे तो बहुत छोटे होंगे, बहुत कम होंगे, बेकार होंगे। तो इसलिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखो क्या कर रहा है, फाउंड इन प्लांट इन वेरी लेस क्वांटिटी।
अब क्या कर रहा है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट में बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कहता है मिनरल्स एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन अ लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कहता है वैसे मिनरल्स जो कि मान लो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो क्या होता है? जो बहुत कम मात्रा में चाहिए। कहता है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर न्यूट्रिएंट्स, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स। कहता है आउट ऑफ 13 सॉइल न्यूट्रिएंट्स ओनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर आर 6 मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। 13 में से टोटल अगर आप देखो तो टोटल 6 ऐसे हैं जो कि मेजर और या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। और कहता है कि फाउंड इन प्लांट इन अ लार्ज क्वांटिटीज, और ये प्लांट में बहुत बड़े क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कहता है डू नॉट बिकम टॉक्सिक प्रेजेंट इन एक्सेस क्वालिटी। अगर ये मान लीजिए प्लांट में अगर ज़्यादा क्वालिटी में अगर प्रेजेंट हो जाए तो ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं। अगर इसको रहेंगे तो प्लांट को ये हानि नहीं करेगा, तो इसलिए इसको कहा गया मेजर न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए नेक्स्ट दैट इज अ मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या कहता है? खाद समझते हो? खाद जो होता है जो हम खेत में डालते हैं, तो कह रहा है इट इज अ प्रोसेस इन विच डिप्लेटेड न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आर रिप्लेनिश्ड सो एज मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू इंश्योर हेल्दी यील्ड्स। कहता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर वो डिप्लेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो सॉइल आर रिप्लेनिश्ड, मिट्टी को हम क्या करते हैं? रिप्लेनिश करते हैं। एंड मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको क्या करते हैं हम लोग? मेंटेन करते हैं। किस चीज़ के लिए? टू इंश्योर अ हेल्दी यील्ड्स, ताकि हम लोग स्वस्थ बीज को उपजा सके। ठीक है, इसलिए मैन्यूरिंग का होना बहुत ही जरूरी है। तो मैन्यूरिंग क्या है बाबू? याद रखिएगा, एक प्रोसेस होता है जिसमें लेस फर्टिलिटी सॉइल को हम लोग मोर फर्टिलिटी सॉइल में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्यूअर। अब देखिए मैन्यूअर क्या कह रहा है? कह रहा है मैन्यूअर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste, plant residue, supplies essential nutrients and humus to the soil, thereby making its fertility and ensure the good produce। कहता है आपको इतना कुछ नहीं, आपको इतना जरूर याद रखना है यहाँ से कि मैन्यूअर क्या होते हैं? एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो किससे बनते हैं? नेचुरल वेस्ट से। जैसे में काउ डंग हो गए, है ना, ह्यूमन वेस्ट हो गए, इन सब को अगर एक जगह मिला दो तो मैन्यूअर बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक गड्ढा खोद दिए, उस गड्ढे में क्या किए? गाय का गोबर वोबर डाल दिए, घर से निकला हुआ जितने भी आपके आलू के छिलके हो गए, जितने भी हरा सब्जी की जितने भी फालतू चीज़ हैं जो कि हम हरे सब्जी में फेंकते हैं, उन सबको क्या करेंगे? इसी में यहाँ डाल देंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा? कुछ दिन के बाद ये डिकम्पोज कर जाएगा, तो ये बहुत अच्छा बनेगा मैन्यूर। और मैन्यूर को हम लोग डायरेक्टली हम लोग अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते, कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं करता है। तो याद रखिएगा, तो मैन्यूर क्या है? नेचुरल थिंग से बना होता है, जो नेचुरल आपके सब्सटेंस आपके घर में आपको दिखेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है बेटा, याद रखिएगा, गोबर, ह्यूमन वेस्ट, इन सब चीज़ों का हम लोग जरूर यूज़ करके हम लोग मैन्यूअर को बनाते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि मैन्यूअर आर नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्यूअर होते हैं न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, बट दीज आर रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लेकिन इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे में ह्यूमस improves द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो ह्यूमस होते हैं सॉइल के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? इम्प्रूव कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कर रहा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर इज अ साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? एक साल्ट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कंटेनिंग, जो रखते हैं क्या? इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो क्या रखते हैं? इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब वैसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हो। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे देखिए, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम विच एडेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इंश्योर द गुड एंड प्रोडक्शन क्रॉप्स। अब इससे क्या होगा कि अगर आप इसको अगर अपने क्रॉप्स में अगर ऐड कर लीजिएगा तो क्रॉप की जो फर्टिलिटी पावर होती है, सब कुछ होती है, वो क्या होती है? वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती है। तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं अगर अपने क्रॉप्स में, तो क्रॉप्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करोगे तो बेटा वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फर्टिलाइज़र वाले खाना को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के भी टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। कहता है केमिकल फर्टिलाइज़र कंटेनिंग नाइट्रोजन एज वन ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। नाम से लग रहा है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र मतलब वैसा फर्टिलाइज़र जिसमें जो मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे?
नाइट्रोजस फर्टिलाइजर। नाम याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट NH2 है ना, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है। सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा CONH2। यूरिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर में अगर बात करें तो यूरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहे हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर नाम से पता चल रहा है फास्फोरस। केमिकल फर्टिलाइजर विच कंटेन फास्फोरस एज वन ऑफ इट्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो सल्फर सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट है ना, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। गौर से आप देखो सबों में फॉस्फेट लगा हुआ है, मतलब इन सबों में फॉस्फोरस प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का ये सब जितने सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम फर्टिलाइजर, नाम से लग रहा है। अब क्या इसमें प्रेजेंट होगा, मेन कंस्टिट्यूएंट्स बताइए, पोटेशियम होंगे। कहता है केमिकल फर्टिलाइजर कंटेनिंग पोटेशियम एज वन ऑफ इट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड पोटेशियम फर्टिलाइजर। ठीक है, तो तीन तरह के फर्टिलाइजर जो होते हैं प्लांट को बहुत जरूरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक एक दो रख लीजिएगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये सब क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये एग्जाम्पल है आपके किसके, पोटेशियम फर्टिलाइजर के। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट है मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है। ये डिफरेंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। ये क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो एनिमल वेस्ट और प्लस प्लांट रेसिड्यू को डिकम्पोज करने के बाद बनता है। लेकिन वही अगर फर्टिलाइजर की बात करें, इट इज़ अ साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये साल्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी ये नेचुरल नहीं होते हैं। दूसरा बात करें, इट नॉट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक एंड रिमूव द जनरल डिफिशियंसी ऑफ सॉइल। इसमें किसी खास न्यूट्रिएंट्स की स्पेसिफिकता नहीं होती है। ये क्या करती है, जो सॉइल होती है उसकी डिफिशियंसी को, जो भी डिफिशियंसी कमी है उसको दूर करता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फर्टिलाइजर जो होते हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट कैन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब इसका क्या है कि जो भी आपकी मिट्टी में कमी है आप प्रॉपर उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, इट इज़ इजिली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है, वाटर में इजिली सोल्यूबल होते हैं एंड इज रीडली ऑब्जर्व बाय द प्लांट, और ये प्लांट के द्वारा इजिली ऑब्जर्व कर लिया जाता है। वही अगर यहाँ बात करें, इट इज़ नॉट इजिली सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन आपका मैन्योर जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मैन्योर का तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करें, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड ऑफ ऑल रूरल होम्स। इसको हम लोग फील्ड में, रूरल घर में होता है ना, गांव में घर में आराम से इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बट फर्टिलाइजर जो होता है इट इज़ प्रिपेयर इन द फैक्ट्री, जिसको अगर लगाना है तो आपको फैक्ट्री का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, इट इज़ वॉल्यूमियस एंड बल्की। ये बहुत वॉल्यूमियस और बल्की होता है, सो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट। और इतना ये ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूमियस होता है, बल्की होता है कि इसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड कंसनट्रेटेड, सो इट इज़ इजीली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन फर्टिलाइजर की बात करें, बहुत छोटा होता है, एक बोरे में पैक होता है, आप उस बोरे को उठाइए, जहाँ ले जाना है ले जाइए, पड़ोसी खेत में ले जाना है वहाँ ले जाइए, अपने खेत में ले जाना है जहाँ ले जाना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उसको ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की एडवांटेज क्या है, करा केमिकल फर्टिलाइजर आज लेस बल्कि। जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो लेस बल्कि होते हैं, कम वॉल्यूमिनस होते हैं, इजीली आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करा है, केमिकल फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब किसी एक चीज़ में वो परंपरागत होंगे, जो चीज़ इस्तेमाल आप करना चाहते कर सकते हैं। और करा रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट करा केमिकल फर्टिलाइजर आर सोल्यूबल इन वाटर क्रॉप्स एंड हैंस आर इजीली ऑब्जॉर्व इन द प्लांट। और ये जो होता है वो प्लांट में वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए इसको आप इजीली ये वाटर के द्वारा, प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाते हैं। तो इसके बाद फिर देखिए डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो कह रहा है केमिकल गेट वॉश ऑफ थ्रू द इरिगेशन, रेनफॉल, ड्रेनेज, रिवर रिचेस, लेक्स एंड वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड दैम। अगर मान लीजिए खेत में इसको इस्तेमाल करते हैं, गलती से आपसे खेत से होते हुए अगर रिवर्स में, लैक्स में मिल गए तो उसको क्या करेगा, पॉइजनस कर देगा। अब कह रहा है द कंटिन्यू यूज ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर कैन यूज अ ड्रास्टिक अल्टरनेशन सॉइल केमिस्ट्री एंड द अफेक्टेड द क्रॉप्स। अगर मान लीजिए अगर आप इसको अगर क्रॉप्स में यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसको खराब कर देगी। नेक्स्ट कह रहा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ अ नाइट्रोजस फर्टिलाइजर मेक वाटर रिच इन अ नाइट्रेट्स विच मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा अगर आप नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर गलती से अगर वो पानी में मिल जाता है
तो याद रखिएगा पानी को पीने के योग्य वो नहीं रहने देता है, वो अनफिट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है केमिकल फर्टिलाइजर स्पेशली नाइट्रोजन्स कैन इंक्रीज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी बोलते हैं। वाटर लीडिंग एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाटिक एनिमल, अगर गलती से ये भी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होते हैं नाइट्रोजन, अगर कहने का मतलब अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर स्पेशली जैसे कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड जो होते हैं उसको कम कर देते हैं। आप पानी में अगर कम कर देंगे, इंक्रीज करेंगे मान लीजिए सपोज, तो कहीं ना कहीं पानी में एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब इससे क्या होगा, उनका मौत हो जाएगा। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके डिसएडवांटेज है केमिकल फर्टिलाइजर के, तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए इरिगेशन आता है, तो आज हम लोग नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे इरिगेशन से। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर को। बाकी की जो लेक्चर होगी हम लोग सेकंड लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, इस लेक्चर के बाद एक बार बुक को जरूर पढ़िएगा, चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेंगी। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।